गर्मा गर्म चाय का प्याला हो या बर्फ का ठंडा टुकड़ा, दैनिक जीवन में इनका अनुभव तो हम सभी ने किया है। लेकिन आखिर कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, इसके पीछे का वैज्ञानिक खेल क्या है? आइए आज की इस चर्चा में ऊष्मा और तापमान के इन अदृश्य सिद्धांतों को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। लेकिन शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या सिर्फ किसी चीज को छूने से यानी अपने स्पर्श से हम उसके तापमान का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं? हम अक्सर किसी वस्तु को छूकर बता देते हैं कि हाँ, ये गर्म है, पर क्या हमारी छूने की शक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? आइए इसे परखते हैं। इसे एक मजेदार प्रयोग से समझते हैं। 3 बर्तन लीजिए। जब आप अपने एक हाथ को गर्म पानी और दूसरे को ठंडे पानी से निकालकर दोनों को एक साथ तीसरे आम पानी वाले बर्तन में डालते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। उसी एक बर्तन का पानी एक हाथ को गर्म लगता है और दूसरे को ठंडा। सोचिए, नतीजा ये है कि हमारा अपना शरीर तापमान मापने के मामले में हमें धोखा दे सकता है। इसलिए हमें सटीक यंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो आइए इन अदृश्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मानव शरीर का तापमान, प्रयोगशाला के थर्मामीटर, ऊष्मा का चालन, संवहन और आखिर में विकिरण। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, मानव शरीर का तापमान। आखिर हम अपने ही शरीर की गर्मी को किस सटीक तरीके से मापते हैं? आपने क्लिनिकल थर्मामीटर तो जरूर देखा होगा, है ना? ये खास तौर पर सिर्फ मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप इसकी मापने की सीमा यानी रेंज देखें तो ये सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ इंसान का आम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये यंत्र हमारी बायोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। अब इसमें एक बेहद जरूरी और छोटी सी डिटेल होती है। इस बल्ब के ठीक ऊपर कांच की नली में एक छोटा सा मोड़ होता है जिसे हम किंक कहते हैं। ये किंक बहुत काम की चीज है। जैसे ही आप इस थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं, ये किंक पारे को एकदम से नीचे गिरने से रोक लेता है, जिससे आप आराम से और बिना किसी जल्दबाजी के सही तापमान पढ़ सके। और हाँ, इसका सही माप लेने के लिए एक क्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसे एंटीसेप्टिक घोल से धो लीजिए, फिर हल्के झटके देकर पारे को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आइए। उसके बाद करीब 1 मिनट तक जीभ के नीचे रखिए और आखिर में निकालकर बिल्कुल आंखों की सीध में पड़िए। बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, प्रयोगशाला यानी लैब के थर्मोमीटर। मानव शरीर के बाहर की दुनिया का तापमान आखिर कैसे मापा जाता है? देखिए, लैब थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर बिल्कुल अलग हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है और उसकी सीमा सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। लेकिन दूसरी तरफ लैब वाली यंत्र की सीमा आमतौर पे -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई किंक नहीं होता। यही कारण है कि उबलते पानी जैसी चीजों में अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर डालेंगे तो वो टूट जाएगा। इससे बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। क्योंकि प्रयोगशाला वाले थर्मामीटर में किंक नहीं होता, इसलिए द्रव या लिक्विड से बाहर निकालते ही पारा तुरंत गिरने लगता है। नतीजन माप तभी लेना पड़ता है जब थर्मामीटर उस द्रव में पूरी तरह डूबा हुआ हो। इसे बिल्कुल सीधा और ऊर्ध्वाधर यानी अपराइट रखना भी उतना ही जरूरी है, वरना आपकी रीडिंग गलत आएगी। तीसरा भाग, ऊष्मा का चालन या कंडक्शन। आइए ठोस पदार्थों यानी सॉलिड्स में गर्मी के सफर को देखते हैं। कंडक्शन आखिर क्या है? सोचिए, आपने एक गर्म चाय के प्याले में स्टील की चम्मच छोड़ दी। थोड़ी देर बाद क्या होगा? छूने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म लगने लगेगा, है ना? ठोस वस्तुओं में गर्मी जब गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक सफर करती है तो बस उसी को चालन या कंडक्शन कहते हैं। अब कुछ चीजें गर्मी को बहुत आसानी से आगे बढ़ने देती हैं, जैसे एल्युमिनियम, लोहा और तांबा। इन्हें हम चालक या कंडक्टर्स कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक, लकड़ी, पानी और हवा जैसे पदार्थ गर्मी को रोकते हैं। ये कुचालक या इंसुलेटर्स हैं। यही वजह है कि खाना पकाने वाले बर्तनों के हत्थे हमेशा प्लास्टिक या लकड़ी के होते हैं, ताकि पकाते वक्त आपके हाथ ना जलें। कितना प्रैक्टिकल है। लेकिन रुकिए, चौथा भाग और भी मजेदार है, संवहन या कन्वेक्शन। अगर पानी और हवा ऊष्मा के कुचालक हैं, तो फिर पूरा पानी या हवा आखिर गर्म कैसे होती है?
इसका जवाब है कन्वेक्शन चक्र। होता क्या है कि जब पानी गर्म होता है तो आग के सबसे पास वाला हिस्सा पहले गर्म होकर हल्का होता है और ऊपर उठता है। उसकी खाली जगह को भरने के लिए आसपास का ठंडा पानी तेजी से नीचे आता है, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर उठता है। ये पूरा चक्र तब तक गोल गोल घूमता रहता है जब तक पूरा द्रव गर्म ना हो जाए। और पता है, हवा में भी बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। यही संवहन प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हमारे मौसम को भी बनाती है। दिन के वक्त सूरज की गर्मी से जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होती है। जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर उठती है और समुद्र की तरफ से ठंडी ताज़ा हवा उसकी जगह लेने दौड़ती है। इसे ही हम समुद्र समीर या सी ब्रीज कहते हैं। और रात आते ही स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। जमीन पानी के मुकाबले तेजी से ठंडी होती है। समुद्र का पानी रात में थोड़ा गर्म रहता है, इसलिए समुद्र के ऊपर की गर्म हवा उठती है और जमीन से ठंडी हवा समुद्र की तरफ खींची चली आती है। इसे थल समीर या लैंड ब्रीज कहते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है कि कैसे सिर्फ हवा और गर्मी का ये अदृश्य चक्र स्थानीय मौसम को पूरी तरह नियंत्रित करता है। अब आते हैं 5वें और आखिरी भाग पर, ऊष्मा का विकिरण यानी रेडिएशन। एक ऐसी गर्मी जिसे आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत ही नहीं है। विकिरण की सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा या पानी जैसे किसी फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जरा सोचिए, सूरज की गर्मी अंतरिक्ष के उस विशाल खालीपन यानी वैक्यूम को पार करके पृथ्वी तक इसी तरह पहुंचती है, या फिर सर्दियों में किसी रूम हीटर के सामने बैठने पर जो गर्माहट सीधे हम तक आती है वो भी विकिरण ही है। तो चालन, संवहन और विकिरण की इन अदृश्य शक्तियों को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आपके आसपास दैनिक जीवन में और ऐसी कौन सी जगह है जहां गर्मी की ये शक्तियां चुपचाप अपना असर दिखा रही हैं और शायद आपने उन पर कभी गौर ही नहीं किया? इन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन अदृश्य शक्तियों को खोजते रहिए।